हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी एस रिचा। फ्रेंड्स, हमारे आज का टॉपिक है हाउ टू राइट द आंसर्स इन एग्जाम। यहाँ हम ऑल लेवल की बात कर रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, आज हम उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम कितना भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, बट हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने हमारे मार्क्स नहीं आए या उस हिसाब से हमारी आंसर शीट वेरीफाई नहीं हुई। No matter how well you are prepared for the exam, but if you are not able to put all your knowledge in the right way on your answer sheet, then all your hard work goes in vain. तो डेफिनेटली जब हम एग्जाम के लिए हार्ड वर्क करते हैं और एग्जाम्स लिख के आते हैं, आंसर शीट में लिख के आते हैं, तो हमारे एग्जाम्स अगर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आते तो वी गेट रियली डिसअपॉइंटेड। तो आज हम कुछ ऐसे ट्रिक्स या टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें आंसर शीट लिखते टाइम ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम उस पर फोकस करेंगे, इन चीज़ों को अगर हम अपने रूटीन में लाएंगे तो हम इसे आंसर शीट पे अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे, अच्छे से आंसर्स को लिख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर 1 है टू आंसर द क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप उसको पहले रीड करने को, हम सबको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, तो उस 15 मिनट्स में हमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है कि हम कौन सा आंसर हमें आते हैं। आते का मतलब है कौन सा आंसर हमें अच्छी तरीके से आते हैं, विच आंसर वी कैन गिव द बेस्ट, जो हमें बहुत अच्छे से आते हो कि ये आंसर्स तो हमें पता है कि इसको हमें कैसे फ्रेम करना है, इसे हमें कैसे राइट करना है। हमें अटेम्प्ट करना चाहिए पहले उन क्वेश्चंस को जिसके आंसर्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के और जो हमारे आंसर शीट चेक कर रहे हैं उसके थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा चला जाता है कि दैट वी आर राइटिंग द बेस्ट आंसर फर्स्ट और वी हैव द नॉलेज ऑफ आंसरिंग द पेपर। तो ये सब कुछ इंप्रेशंस जो हैं उनके माइंड में आते हैं। तो जिससे कि हमें ये इंप्रेशन अच्छा करने के लिए पहले उन आंसर्स को ही अटेम्प्ट करना चाहिए जो कि हमें बेस्ट तरीके से आते हैं। टिप नंबर 2 में फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गिव द आंसर इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ मार्क्स। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक्साइटमेंट में कुछ आंसर्स इतने अच्छे आते हैं कि हम उन्हें पूरा, जो हम जितना भी याद करके आए होते हैं, जितना भी पढ़कर आए होते हैं, हम उन्हें लिख देते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है, वो क्वेश्चन सपोज 2 मार्क्स का है और हमने लिख दिया उसके लिए पूरा पेज, तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसमें ऐसा लिखने की वजह से हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं उस आंसर को इतना अच्छा फ्रेम करने के चक्कर में, या जो हमने पढ़ा है हम उसको वहां पे सारा लिख कर ही आना है, इसके चक्कर में हम उसको इतना लंबा फ्रेम कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं कि वो मैक्सिमम वर्ड को भी एक्सीड कर जाता है और प्लस हमारे टाइम को भी वेस्ट कर देता है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का जितना नंबर ऑफ मार्क्स दिया है, फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स का दिया, तो हमें उसको आंसर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। आप उसको एक्स्ट्रा मत करिए, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखिए। 10 मार्क्स का है तो उसको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसके लिए ज़्यादा टाइम दीजिए, उसमें ज़्यादा वर्ड्स लिखिए। तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर देना चाहिए। ये टिप नंबर 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम एग्जाम देते टाइम भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं टिप नंबर 3 पे। फ्रेंड्स टिप 3 है गिव एम्फेसाइज ऑन रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, सेक्शन नंबर, केस लॉज। ये मैंने स्पेसिफिकली सीएस एग्जाम्स के लिए डाला है क्योंकि जनरली हम जब सीएस के एग्जाम के आंसर देते हैं तो हमें कुछ प्रोविजंस ऑफ लॉ या फिर कोई ऐसी प्रोनाउंसमेंट, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट वगैरह का एम्फेसाइज करना पड़ता है, उनको स्पेशली लिखना पड़ता है, उनको हाईलाइट करना पड़ता है, सो दैट कि एग्जामिनर को या आंसर चेकर को ये लगे कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है और हमें इसके बारे में फुल नॉलेज है। तो हम नंबर ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसको प्रॉपरली आंसर कर रहे हैं। टिप नंबर 4 है फ्रेंड्स, यूज टेबल, फ्लो चार्ट एंड पॉइंटर टू आंसर द क्वेश्चन। टिप नंबर 4 में फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप टेबल्स का, फ्लो चार्ट्स का या पॉइंटर्स का, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आंसर को और प्रेजेंटेबल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ करेंगे, आपने कोई डायग्राम्स का यूज़ किया हुआ है, पाई चार्ट्स का यूज़ किया हुआ है, कुछ पॉइंट्स में आंसर लिखे हुए हैं, अगर आप पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है टीचर के लिए चेक करना, एग्जामिनर के लिए चेक करना। वो उनको ईजी हो जाता है कि वो फटाफट उसे चेक कर सके। पॉइंट्स में लिखते हो तो उनको पता चल जाता है कि ये बुलेट्स में इसको ये चीज़ें पता है और इसने ये चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब की हुई हैं। तो आप उनको हाईलाइट कर दो, उनको अच्छे से फ्लो चार्ट में एक्सप्रेस कर दो। अगर ज़रूरत है तो उनको टेबल्स की हेल्प में भी आंसर देने की ट्राई करो। इससे क्या होगा कि आपके आंसर जो और प्रेजेंटेबल लगेंगे और जल्दी चेक हो जाएंगे और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नंबर मेंशन द आंसर नंबर एंड इट्स पार्ट नंबर स्पेसिफिकली। आई नो कि ये सारी जो टिप्स जो मैं दे रही हूँ ये सभी को पता होती है, बट जब हम एग्जाम पे टाइम पे एग्जाम देने जाते हैं तो हम बहुत नर्वस हो जाते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन घर में कर रहे होते हैं या आंसर शीट्स को लिख रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ये टिप्स हम भूल जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये टिप्स आप अपने रेगुलर रूटीन में
रेगुलर जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें लाइए, सो डैट कि आपको याद रहे कि ये सारी चीजें मुझे मेन एग्जाम्स में भी फॉलो करनी है। तो टिप नंबर 5 में ये है कि सभी आंसर में कोई भी आंसर अटेम्प्ट करने से पहले उसका नंबर लिखते हैं, बट कभी कभी क्या होता है जब आंसर्स बहुत सारे लंबा होता है या बहुत लॉन्ग होता है तो हम उसके पार्ट नंबर मेंशन करना भूल जाते हैं, जिससे कि जो टीचर चेक करता है उसे कंफ्यूजन हो जाती है कि ये आंसर कौन से पार्ट का है या ये किस पार्ट का है, तो वो इतना टाइम स्पेंड नहीं करता और वो भी नंबर देना मिस कर जाता है, जिस तरीके से हम पार्ट नंबर आंसर का पार्ट नंबर दिखना भूल जाते हैं। तो आप स्पेसिफिकली ध्यान रखिए कि आप कोई भी आंसर दे रहे हैं तो एक लाइन में पहले तो आंसर नंबर 1, सपोज उसके ABCD 4 पार्ट्स हैं तो आप नाउ आंसर नंबर 1 A पार्ट, जब आपका वो आंसर फिनिश हो जाए फिर एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन पे आंसर नंबर 1 B पार्ट, फिर नेक्स्ट लाइन से उसका आंसर लिखिए। इस तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे और उस आंसर नंबर 1 A पार्ट को हाईलाइट कर देंगे, देन आंसर नंबर 1 B को हाईलाइट कर देंगे, तो टीचर के लिए भी इजी हो जाएगा चेक करना कि आपने कौन से पार्ट का क्या आंसर दिया है और मार्क्स देना भी इजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, टिप नंबर 6 है डू नॉट यूज द शॉर्ट फॉर्म्स एंड आंसर शुड बी नीट एंड लेजिबल। अब इस पॉइंट में मैंने आप पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपको शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल जब हम घर में प्रैक्टिस करते हैं आंसर्स लिखने की, तो बेसिकली क्या होता है कि हम फटाफट शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे कंपनीज एक्ट है तो हम CA 2013 लिख देते हैं, या और भी आपकी कोई भी आप जनरली जो हम पढ़ते हैं तो हम फटाफट उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जिससे कि घर में हमें लगता है कि टाइम भी सेव हो रहा है और जल्दी हम काम भी कंप्लीट कर ले रहे हैं, अपना आंसर्स भी जल्दी फटाफट दे रहे हैं। बट यही आंसर्स लिखने की इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखने की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और यही हमारी हैबिट पड़ जाती है, और हम मेन एग्जाम में जब बैठते हैं तो हम वहां पे भी टाइम को देखते हुए फटाफट लिखते हैं और जल्दी लिखने के चक्कर में हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। बट एग्जाम्स में शॉर्ट फॉर्म नहीं अलाउड है, तो आप एग्जाम्स पे बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। जो भी आप लिख रहे हैं वो आप पूरा डिस्क्राइब करके लिखिए, कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स का यूज मत करिए। और इसी टिप में मैंने एक और चीज बताई है, योर आंसर शुड बी नीट एंड लेजिबल। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। अगर आपकी हैंडराइटिंग जो टीचर चेक कर रहा है उसे पसंद ही नहीं आ रही, या पसंद भी छोड़िए उसे समझ ही नहीं आ रही, लेजिबल ही नहीं है, तो फिर अब वो आपको आंसर के मार्क कैसे देगा जब उसे पता ही नहीं कि आपने लिखा क्या है, आपने डिस्क्राइब क्या किया, आपने आंसर किस तरीके से दिया है, तो उसके मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो मेक श्योर करिए कि आपकी जो राइटिंग है वो मैं बहुत नहीं ये नहीं कह रही कि बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत अच्छा लिखिए, धीरे धीरे लिखिए, नहीं। एग्जाम्स में फटाफट लिखना पड़ता है, जल्दी लिखना पड़ता है, तो राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है, बट आप ऐसी राइटिंग लिखिए जो लेजिबल हो, जो टीचर इजीली पढ़ सके और उसको समझ में आए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको मार्क्स दे सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको कुछ छोटी मोटी टिप्स बताई हैं जो कि जनरली हम मेन एग्जाम देते वक्त नर्वसनेस की वजह से भूल जाते हैं और अपने एग्जाम्स में उतने नंबर नहीं ला पाते हैं या उतने मार्क्स नहीं ला पाते जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो आप अपनी डेली एग्जाम स्टडीज में फॉलो करेंगे तो आई गेस आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब जितने भी बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं वो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो दे विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस इन देयर मार्कशीट। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।